नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास हम आज पढ़ते हैं, उसे लिखने की शुरुआत कैसे हुई थी। हमारे पास कुछ पुराने स्रोत हैं जो इस शुरुआती दौर की कहानी बताते हैं, और हमारा इरादा है कि इन पहली कोशिशों को, उनके पीछे की सोच को और हाँ, उनके असर को भी थोड़ा गहराई से समझें। तो चलिए, खोलते हैं इस कहानी की परतें। और देखिए, शुरुआत ही एक थोड़ी चौंकाने वाली जानकारी से होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला जो बड़ा प्रयास था, वो किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी सज्जन ने किया था। हाँ, ये बात वाकई गौर करने लायक है। गारसा दुत्तासी, इन फ्रांसीसी विद्वान ने जो काम किया, उसने अनजाने में ही सही एक पूरी परंपरा की नींव डाल दी। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ज्ञान और जिज्ञासा की कोई सरहदें नहीं होती, है ना? कभी कभी बाहर से देखने वाले को कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे हम शायद नजदीक से ना देख पाएं। बिल्कुल सही कहा। तो इन फ्रांसीसी विद्वान का नाम था गारसा द तासी, और उनकी किताब का नाम था, थोड़ा मुश्किल है, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुवी एंदुस्तानी। नाम सुनकर ही लगता है भाई कुछ अलग ही है। नाम बेशक थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास मानते हैं। मतलब इससे पहले कवियों के संग्रह वगैरह रहे होंगे, पर इस तरह का एक व्यवस्थित पब्लिश्ड काम वो पहली बार सामने आया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। और ये काम हुआ कब था, मतलब किस जमाने की बात है ये? स्रोत बताते हैं कि ये दो हिस्सों में छपी। पहला हिस्सा 1839 में आया और दूसरा 1847 में। 1839 यानी आज से आप देखिए करीब 180 इयर्स पहले। जरा सोचिए उस जमाने में। हाँ, और ये भी देखिए कि छपी कहाँ से। पेरिस से। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की एक प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति थी, उसकी तरफ से। इससे ये पता चलता है कि 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में भारत की भाषाएं, यहाँ का साहित्य, इनको जानने समझने की एक संगठित कोशिश चल रही थी। ये सिर्फ तासी का कोई पर्सनल शौक नहीं था। ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा था, कह सकते हैं। बिल्कुल, एक अकादमिक रुझान था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मैंने सुना है कि बाद में इसका एक दूसरा संस्करण भी आया, कुछ अपडेटेड। हाँ बिल्कुल, 1871 में। वो संशोधित था और ज्यादा बड़ा भी था। 3 हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब तासी ने इस काम पर काफी लंबा वक्त लगाया। ये उनके जीवन का एक अहम काम था। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि तासी ने इस किताब को लिखा कैसे था। मतलब आज जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं काल के हिसाब से, वैसा कुछ था? नहीं नहीं, यहीं पर फर्क है। आज हम कालक्रम देखते हैं, साहित्यिक धाराएं देखते हैं। तासी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर कवियों को कैसे रखा था उन्होंने? उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों के कवि लिए और उनको बस अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल। जैसे डिक्शनरी होती है? हाँ बिल्कुल वैसे ही। जैसे मान लीजिए कबीर का नाम अंग्रेजी स्पेलिंग के हिसाब से अमीर खुसरो के बाद आएगा। अच्छा, ये तो आज थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ लग सकता है, लेकिन शायद उस दौर में जानकारी इकट्ठा करना, उसे लिस्ट करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये बात तो है। उस जमाने में सोचिए, पांडुलिपियां ढूंढना, कवियों के बारे में पता करना, बिना कंप्यूटर, बिना लाइब्रेरी के। और उन्होंने कुल 738 कवियों की जानकारी जुटाई। ये संख्या अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। 738 कवि, बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और इन 738 में भी एक दिलचस्प बात है। क्या? स्रोत बताते हैं कि इनमें से हिंदी के कवि केवल 72 थे। सिर्फ 72? और बाकी? बाकी सब उर्दू के? अरे ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, कई बातें हो सकती हैं। हो सकता है उस समय जो दरबारी साहित्य था या जो औपचारिक साहित्य था, उसमें उर्दू का जोर ज्यादा रहा हो, या उसकी रचनाएं शायद ज्यादा आसानी से मिल जाती थीं। ये भी हो सकता है कि तासी जिन लोगों से मिले, जिन स्रोतों तक पहुंचे, उनमें उर्दू कवियों का जिक्र ज्यादा था। और ये भी याद रखना जरूरी है कि उस समय हिंदी और उर्दू का जो बंटवारा था, वो आज जैसा साफ नहीं था। भाषा के लेवल पर काफी मिलावट थी, कह सकते हैं। हाँ, आपने वो किताब के शीर्षक में 2 शब्द बताए थे, एंदुई और एंदुस्तानी। उनका मतलब भी शायद इसी से जुड़ा है। बिल्कुल सही। एंदुई शब्द वो इस्तेमाल करते थे हिंदवी के लिए, यानी उस समय की जो खड़ी बोली थी या हिंदी के जो रूप थे। और एंदुस्तानी से उनका मतलब था हिंदुस्तानी, यानी उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी जाती थी और जिसमें अरबी फारसी शब्द ज्यादा थे। तो शीर्षक खुद ही उस समय की भाषाई तस्वीर दिखाता है।
तो कुल मिलाकर तासी का दाम एक तरह से शुरुआत थी, नींव का पत्थर कह सकते हैं। भले ही अल्फाबेटिकल था, पर पहली बार इतने सारे कवियों को एक जगह इकट्ठा करके दुनिया के सामने तो रखा। हाँ, और इस नींव की अहमियत बाद में भारत में भी समझी गई। काफी समय बाद 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी की इस फ्रेंच किताब का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। अच्छा, हिंदी अनुवाद भी हुआ इसका? जी, ये बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि इससे ये जो फाउंडेशनल काम था वो हिंदी पढ़ने वालों के लिए सीधे उपलब्ध हो गया। इसने उस शुरुआती बिंदु को सीधे हिंदी जगत से जोड़ दिया। ये तो हुई फ्रेंच में हुई पहली कोशिश की कहानी, बड़ी अनोखी है। लेकिन अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि भाई खुद हिंदी जबान में इस तरह का काम कब शुरू हुआ? क्या तासी के काम के बाद फौरन यहाँ भी कुछ हलचल हुई? भारतीय विद्वानों ने सोचा इस बारे में? उनका एक ग्रंथ था भाषा काव्य संग्रह। इसे हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अच्छा, तो हिंदी में पहला प्रयास महेश दत्त शुक्ल का, ये कब की बात है? ये ग्रंथ छपा था सन 1873 में लखनऊ से, नवल किशोर प्रेस से। यानी आप देखिए, तासी के पहले संस्करण के करीब 34 साल बाद और उनके दूसरे संशोधित वाले संस्करण के सिर्फ 2 साल बाद। ये टाइम गैप भी दिलचस्प है। इस किताब के बारे में कुछ और पता चलता है, जैसे इसमें क्या था, कैसे लिखा गया था? दुर्भाग्य से हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें महेश दत्त शुक्ल के इस काम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि ये हिंदी में लिखा गया पहला ज्ञात प्रयास था। ये एक इशारा था कि अब भारतीय विद्वान भी अपनी साहित्यिक विरासत को सहेजने, उसका इतिहास लिखने की जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। भले ही ये कोशिश शायद तासी जितनी बड़ी या व्यवस्थित ना हो, पर उस दिशा में एक जरूरी पहला कदम तो था ही। तो ये पहला हिंदी प्रयास था। इसके बाद इस दिशा में एक और बड़ा नाम आता है जिनका जिक्र अक्सर होता है, शिव सिंह सेंगर। हाँ, शिव सिंह सेंगर। उनका काम निश्चित रूप से ज्यादा चर्चित रहा, ज्यादा प्रभावशाली भी। उन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज। इसे हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ मानते हैं। ये 1883 में प्रकाशित हुआ, यानी महेश दत्त शुक्ल के ग्रंथ के ठीक 10 साल बाद। शिव सिंह सरोज की क्या खास बातें थीं? मतलब ये तासी या शुक्ल से कैसे अलग था? इसमें कवियों की संख्या काफी बड़ी थी। स्रोत बताते हैं कि उनका लक्ष्य तो करीब 1000 कवियों का जिक्र करने का था। हालांकि जो सूची मिलती है उसमें सटीक संख्या 838 कवियों की है, और इन कवियों को उन्होंने भाषा कवि कहा। भाषा कवि, इसका क्या मतलब हुआ? भाषा कवि से सेंगर का मतलब शायद उन कवियों से था जो संस्कृत या फारसी की जो भारी भरकम शास्त्रीय परंपरा थी उससे अलग, आम लोगों की जुबान में, यानी उस समय की जो हिंदी थी या उसकी बोलियां थी, उनमें लिख रहे थे। ये एक तरह से लोक में जो प्रचलित काव्य था उसको महत्व देने की कोशिश थी। और इसमें सिर्फ नाम थे या कुछ और जानकारी भी थी? नहीं, सिर्फ नाम नहीं, सेंगर ने इन 838 कवियों का जीवन परिचय देने की कोशिश की और उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण भी दिए। इस लिहाज से देखें तो ये तासी के काम से एक कदम आगे था, क्योंकि इसमें कवियों की जिंदगी और उनकी कविताओं के नमूने भी थे, जिससे पढ़ने वाले को कवि और उसकी कविता का कुछ अंदाजा लग सके। लेकिन क्या इन्होंने कवियों को किसी मतलब कालक्रम या विषय के हिसाब से रखा था? नहीं, यहाँ पर ये तासी के काम जैसा ही था। शिव सिंह सेंगर ने भी कवियों को मुख्य रूप से वर्णमाला के क्रम में ही रखा, अल्फाबेटिकल। तो एक तरह से ये भी कवियों का एक बहुत बड़ा और विस्तृत कह सकते हैं कोश था, संग्रह था। वो इतिहास वाली जो विश्लेषणात्मक नज़र होती है, यानी काल विभाजन, साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण, वो चीज़ अभी भी पूरी तरह आई नहीं थी। लेकिन इतने सारे कवियों की जानकारी और कविता के नमूने इकट्ठा करना, ये भी उस समय बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कोई शक नहीं। तो अब तक की कहानी यह है कि पहले फ्रेंच में एक अल्फाबेटिकल लिस्ट आई, फिर हिंदी में भी उसी तर्ज पर, लेकिन जीवन परिचय और उदाहरणों के साथ बड़े कोश तैयार हुए। यहाँ से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है, जैसा आपने कहा। इसके बाद एक ऐसा काम सामने आया जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये एक बड़े भाषाविद थे और इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी भी थे। उनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसे अक्सर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर माना जाता है। कई विद्वान तो इसे ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहते हैं। सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ, ये तो बड़ा दावा है। ऐसा क्यों कहा जाता है और ये कब और कहाँ छपा था? ये ग्रंथ छपा सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी उसके एक विशेष अंक के रूप में।
यानी शिव सिंह सरोज के प्रकाशन के 5 साल बाद। और इसका इस तरह एक जानी मानी अकेडमिक सोसाइटी की पत्रिका में छपना, ये खुद ही इसके गंभीर और विद्वत्तापूर्ण होने का संकेत था। इसमें कितने कवि थे? क्या सेंगर से ज्यादा थे? गियर्सन ने इसमें 952 कवियों को शामिल किया था। संख्या तो सेंगर के आसपास ही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ग्रियर्सन के काम की असली खासियत कवियों की संख्या नहीं थी, बल्कि उनका नजरिया था, उनका तरीका था। यहीं पर वो तासी और सेंगर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अच्छा, क्या फर्क था उनके तरीके में? ग्रियर्सन ने पहली बार ये कोशिश की कि कवियों को सिर्फ अल्फाबेट के हिसाब से न रखा जाए, बल्कि उन्हें कालक्रम के अनुसार यानी क्रोनोलॉजी के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने साहित्य के विकास को अलग अलग कालखंडों में बांटा और हर काल की जो मुख्य साहित्यिक प्रवृत्तियां थीं, जो ट्रेंड्स थे, उनको पहचानने और उनका विश्लेषण करने की कोशिश की। उन्होंने कवियों को सिर्फ इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐतिहासिक विकास की धारा में रख के देखा। यहीं से साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत मानी जाती है, न कि सिर्फ कवियों की जानकारी का संग्रह बनाने की, जिसे कविवृत्त संग्रह कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया और साहित्यिक प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। इसने तो जरूर बाद के इतिहासकारों के लिए एक रास्ता खोला होगा, एक मॉडल पेश किया होगा। निश्चित रूप से। भले ही बाद के इतिहासकारों ने ग्रियर्सन के काल विभाजन या उनके विश्लेषणों में कई कमियां निकाली, उनमें सुधार किए, लेकिन उन्होंने पहली बार एक ढांचा तो दिया। उन्होंने दिखाया कि साहित्य को सिर्फ कवियों के नामों की सूची की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती विकसित होती हुई परंपरा के रूप में कैसे समझा जा सकता है। उन्होंने भक्तिकाल जैसे महत्वपूर्ण कालखंडों को पहचाना और उनके महत्व पर जोर दिया। लेकिन ये दिलचस्प है कि ये पहला सच्चा इतिहास अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी में नहीं। क्या उस समय भारतीय विद्वानों के बीच इसे लेकर कोई चर्चा या प्रतिक्रिया हुई होगी? ये अच्छा सवाल है। जाहिर है, अंग्रेजी में होने की वजह से इसकी सीधी पहुंच हिंदी के आम पाठक तक तो कम रही होगी, लेकिन विद्वानों के बीच जरूर इसकी चर्चा हुई होगी। ग्रियर्सन का काम भले ही अंग्रेजी में था, उसने हिंदी साहित्य के अध्ययन को एक नई दिशा दी, एक नई गंभीरता दी। इसने आने वाले हिंदी इतिहासकारों के लिए एक चुनौती भी पेश की और एक मानक विस्थापित किया। इसके बाद जो हिंदी में इतिहास ग्रंथ लिखे गए, जैसे मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, उन पर ग्रियर्सन के काम का प्रभाव साफ देखा जा सकता है, चाहे वो सहमति के रूप में हो या असहमति के। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को, इस शुरुआती सफर को संक्षेप में समेटना चाहें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहला कदम, एक फ्रांसीसी विद्वान गारसादो तासी, फ्रेंच भाषा में हिंदी उर्दू कवियों की अल्फाबेटिकल लिस्ट 1839-1847, एक तरह का पहला बड़ा संग्रह। बिल्कुल। दूसरा कदम, हिंदी भाषा में पहला प्रयास, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह 1873, एक महत्वपूर्ण देशी पहल। जी। तीसरा कदम, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883, ज्यादा कवि, जीवन परिचय, कविता के नमूने, पर तरीका अभी भी वही अल्फाबेटिकल। हाँ, मुख्य रूप से। और चौथा, एक बड़ा मोड़, अंग्रेजी में जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, पहली बार कालक्रम और साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण, जिसे अक्सर पहला व्यवस्थित या सच्चा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हाँ, ये क्रम बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और ये सिर्फ इन अलग अलग किताबों की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि खुद इतिहास लेखन की जो सोच है वो कैसे विकसित हुई। पहले चरण में क्या था? सामग्री को इकट्ठा करना, उसे बचाना, किसी तरह लिस्ट करना, इस पर जोर था। तासी और सिंगर का काम इस नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उस आधार के, बिना उस सामग्री के आगे का विश्लेषण तो हो ही नहीं सकता था। सही बात है, वो कच्चा माल तो उन्होंने ही जुटाया एक तरह से। बिल्कुल। और फिर दूसरे चरण में ग्रियर्सन के साथ उस सामग्री को व्यवस्थित करने की कोशिश हुई, उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश हुई, काल के अनुसार बांटने की, साहित्यिक रुझानों को समझने की कोशिश शुरू हुई। ये एक ज्यादा विश्लेषणात्मक, ज्यादा ऐतिहासिक नजरिया था। और ये भी साफ है कि इस पूरी प्रक्रिया में विदेशी विद्वान जैसे तासी, ग्रियर्सन और भारतीय विद्वान जैसे शुक्ल, सेंगर, दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और ये देखना भी कितना दिलचस्प है कि भाषा का माध्यम कैसे बदला। शुरुआत फ्रेंच से हुई, फिर हिंदी में कोशिशें हुई, और फिर एक निर्णायक मोड़ आया अंग्रेजी में लिखे ग्रंथ से, जिसने बाद में हिंदी में होने वाले काम को भी प्रभावित किया। हाँ, ये उस दौर का जो मिला जुला बौद्धिक माहौल था
और जो वैश्विक स्तर पर ज्ञान का लेन देन हो रहा था उसको भी दिखाता है। उपनिवेशवाद के अपने नकारात्मक पहलू थे, बिल्कुल थे, लेकिन उसी दौर में इस तरह के अकेडमिक आदान प्रदान भी हो रहे थे जिनसे भारतीय भाषाओं के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, भले ही शुरुआती प्रेरणा और तरीके भारी थे। तो ये तो तय है कि इन शुरुआती कामों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बुनियाद डाल दी, नींव रख दी। इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ढेर सारी जानकारी दी और इतिहास को देखने के कुछ शुरुआती नजरिए भी दिए। बिना किसी शक के देखिए, हर नया इतिहासकार अपने से पहले हुए काम की बुनियाद पर ही अपनी इमारत खड़ी करता है। चाहे वो उस बुनियाद को वैसे का वैसा इस्तेमाल करें, उसमें कुछ जोड़ें या उसे पूरी तरह बदलकर नया रूप दे दें। इन शुरुआती प्रयासों के बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे जो बाद के महान इतिहासकार हुए, वो जिस तरह का काम कर पाए वो शायद संभव ही न होता। उन्होंने इन शुरुआती ढांचों को देखा, परखा और फिर अपनी प्रतिभा और अपनी दृष्टि से उन्हें कहीं ज्यादा परिष्कृत और गहरा बनाया। तो यहाँ आकर हम इस शुरुआती दौर के आखिर में खड़े हैं। नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन ये सोचना लाजमी है कि इस नींव पर आगे इमारत कैसे बनी। जिन सवालों को इन शुरुआती इतिहासकारों ने शायद बस छुआ भर था, जैसे कि भाई हिंदी साहित्य किसे माना जाए, क्या सिर्फ खड़ी बोली को या ब्रज अवधि को भी शामिल करें, कौन सी विधाएं साहित्य में गिनी जाएंगी, काल विभाजन के क्या आधार होने चाहिए। इन सब पेचीदा सवालों से बाद के इतिहासकार कैसे जूझे होंगे। ग्रियर्सन ने जो ढांचा दिया, क्या उसे बस मान लिया गया या उसे लेकर तीखी बहसें हुईं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें इस कहानी के अगले अध्यायों की तरफ ले जाते हैं, जिन पर आगे कभी बात हो सकती है।